भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण श्री राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे खेल मंत्री जो अब पहले आसाम में बहुत प्रिय नेता थे, अब पूरे देश में हैं, श्री सोनोवाल जी, पार्टी को ऐसा खड़ा किया है कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार में आ सकती है, ये संभावना पहली बार बनी है। हमारे महामंत्री श्री अरुण सिंह जी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मित्रों, मैं अनुराग जी को और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस पंच क्रांति अभियान की आज शुरुआत की है। एक प्रकार से शुरुआत के लिए ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। आज से 1.25 साल पहले और उससे पूर्व भी जब 2014 का चुनाव चल रहा था, तो एक बहुत बड़ा विवाद था कि क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। आज मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन उनकी प्राथमिकता और स्वभाव जो है वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते। लेकिन देश की राजनीतिक परिस्थिति के संबंध में आज का शुभ दिन युवा मोर्चा ने चुना है, वो भी कार्यकर्ताओं का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति स्नेह है उसका एक प्रतीक है। एक प्रचार चलता था कि आपके साथ कौन आए, क्या आप अकेले पड़ोगे, आपको साथी सहयोगी नहीं मिलेंगे। लोग गणित लगाते थे, 150 से शुरू हुए, 250, 200 तक पहुंच गए, बाकी 70-80 सीट की यात्रा पूरी कैसे करें। मुझे याद है कि एक बार पार्टी कार्यालय में मीडिया के अपने मित्रों से बात करते हुए मैंने कहा कि हम लोगों को एक पुरानी गलतफहमी है कि चुनाव का अपना गणित होता है। देयर इज एन अरिथमेटिक इन एवरी नेशन। लेकिन 2014 का चुनाव गणित का नहीं था। जमीन की जो केमिस्ट्री थी वो बदल चुकी थी, और इसलिए मैंने कहा था उस वक्त कि ये चुनाव गणित का नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अरिथमेटिक, इट इज अबाउट द चेंज्ड केमिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कौन सा समाज किधर जाएगा, कौन सी जात किधर जाएगी, ये चुनाव उसका नहीं था। और पूरे देश भर में हमने देखा कि उस बदली हुई केमिस्ट्री में देश का नौजवान नेतृत्व कर रहा था, और जो हमारे कार्यक्रमों में, सभाओं में भीड़ होती थी, उसमें नौजवान सबसे आगे होता था उस अभियान को आगे चलाने। मुझे ये भी कहने में संकोच नहीं है कि उस केमिस्ट्री का असर देखिए। महाराष्ट्र में हम हमेशा जूनियर पार्टनर के रूप में लड़ते थे, हम बहुमत के नजदीक पहुंच गए। हरियाणा में हम जूनियर पार्टनर के रूप में लड़ते थे,
हमने अपनी ताकत में सरकार बनाई। झारखंड में हम हमेशा गठबंधन की तलाश में रहते थे, हमने अपनी ताकत में सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर में कोई हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं होता था, हमने अपनी सरकार बनाई। और ये जो यात्रा है इस देश के बदले हुए मिजाज की है, इस देश के बदले हुए स्वभाव की है। और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है, आप में से बहुत ज्यादा साथी आने वाले बिहार के चुनाव में लड़ोगे। बिहार के चुनाव में भी इस बार देखिए, आप लोग आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में भी इस बार एक विचित्र परिस्थिति है। हमारे सभी विरोधी एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए। लालू जी कहते हैं कि ये मंडल 2 का चुनाव होगा। उनके साथ जो बैठी होती हैं, ये सभा में कहा सोनिया जी, तो मंडल 2 के खिलाफ सबसे तीव्र भाषण तो राजीव जी ने दिया था। नीतीश कुमार पावर में आए थे ये कहकर कि जंगल राज को हराना है। आज उन्होंने उस जंगल राज को अपना लिया और अपने कंधों के ऊपर उठा दिया। मुझे याद है कि एक समय राजनीति होती थी इस देश की, आजादी के बाद तो उसमें सबसे बड़ा कद पंडित नेहरू का होता था। पंडित जी के खिलाफ बहुत बोलने को तैयार नहीं थे। और सबसे बुलंद आवाज जो पंडित जी के खिलाफ खड़ी हुई संसद में, उनमें से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। 1962-63 में 62 के चुनाव के बाद लोहिया जी ने पहली बार इस देश में कांग्रेस हराओ देश बचाओ का नारा दिया। और उस नारे में उन्होंने जितनी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी उनको इकट्ठा करना शुरू किया। 3 उपचुनाव थे, उसमें बड़े बड़े नेता लोहिया जी खुद लड़े, कृपलानी जी लड़े, दिंदिया जी लड़े। और उन्हीं उपचुनावों में उन दिनों डॉक्टर जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर होते थे, उनकी रोड एक्सीडेंट से कैंपेन करते हुए वो लोहिया जी के लिए कैंपेन कर रहे थे, उनकी मृत्यु हुई। और उसका असर 67 में हुआ जब 7-8 प्रांतों में गैर कांग्रेसवाद के नारे के ऊपर कांग्रेस विरोधी सरकार। भारतीय जनसंघ के अलावा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई मूलतः कांग्रेस विरोधी थे तो लोहिया जी के समर्थक। और आज मैं देखता हूं कि लोहिया जी के नाम पर राजनीति करने वाले रोज शाम को 4 बजे एआईसीसी दफ्तर चले जाते हैं, उनके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। The legacy of Dr. Lohia has been destroyed by this man. जो विरासत लोहिया जी ने छोड़ी थी इनके लिए, उस विरासत को इन्होंने अपमानित कर दिया। और इसलिए मुझे तो कम से कम इसमें कोई कहने में संकोच नहीं है। रूडी जी बिहार से हैं
और बिहार में से छपरा से चुनाव जीतते हैं, जो लालू जी का गढ़ है, लालू जी वहीं से सांसद बनते थे। तो 2 बार, एक बार लालू जी को और दूसरी बार राबड़ी जी को, दोनों को हरा चुके। और इसलिए ये ज्यादा जानते हैं कि जिस तरह लोकसभा के चुनाव में चुनाव केवल 2 पार्टी या 3 पार्टी इकट्ठी होकर मोर्चा बना ले, वो गणित का चुनाव नहीं था, वहां केमिस्ट्री बदल चुकी है और नौजवान आगे आ चुका है। बिहार के चुनाव में भी उस बदली हुई केमिस्ट्री के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी विजयी रहे। देश में और पूरी दुनिया में मैं केवल 3-4 विषय अनुराग जी बताना चाहूंगा। सतीश जी ऊपर आइए। पूरे विश्व में मुझे आजकल कई देशों में जाने का समय अवसर मिलता है। भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद एक विचित्र बनी। अनुराग जी कह रहे थे कि दुनिया से सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। एक प्रकार से इस देश की भावना को इकट्ठा कर दिया और विदेशों में जो भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं, जो पीढ़ियों से वहां हैं, एक भारतीयता का नाम भाव पैदा कर देना। मैडिसन स्क्वायर हो या दुबई का क्रिकेट मैदान हो या सिडनी का क्रिकेट मैदान हो या अब नवंबर के महीने में लंदन में वेम्बले का स्टेडियम हो, उन देशों का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो मजाक में कहते हैं कई बार कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें इतनी भीड़ अपने देश में सुनने को नहीं आती, आपके प्रधानमंत्री आ जाते एक स्वाभिमान देश का बड़ा एक अंतर ही आया। मुझे याद है, मुझे सौभाग्य था अटल जी के मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने का। अटल जी का जैसे स्वभाव था, मंत्रिपरिषद की बैठक में खूब चर्चा होती थी, हर तरह का विचार आता था और बाद में लोग देखते थे अटल जी अपनी बात कह देते थे कि ये ठीक लगता है तो सब मान जाए। मोदी जी का मंत्रिपरिषद की बैठक तो उससे भी लंबी चलती है, एक एक राजनीतिक और जो विषय आते हैं हर एक पे चर्चा होती है। लेकिन अटल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चली और पिछली कांग्रेस की सरकार चली, इसमें क्या अंतर था? कांग्रेस की सरकार का मॉडल था जैसे एक कंपनी का मॉडल होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो नीति तय करता है, वो अलग बैठता है और एक सीईओ को लगा देता है कि दिन पर दिन तो कंपनी चलाता है और अधिकार सारे बोर्ड में होते हैं। एक परिवार ने इस प्रकार का शासन चलाया और उस परिवार को लगता था कि ये मुझे भगवान से अधिकार मिला हुआ है कि इस देश में मैं ये हुकूमत करूंगा। ये गलत फहमी थी कि वी हैव अ डिवाइन राइट टू रूल, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण था इमरजेंसी के दौरान। 40 साल हो गए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी अपनी इलेक्शन का केस हार गई और उनको अनसीट कर दिया गया, तो कांग्रेस का बहुमत था संसद में
वो हट जाती तो कोई दूसरा कांग्रेस का नेता प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन परिवारवाद की राजनीति थी कि उनको लगता था कि केवल राज करने का अधिकार मुझे है, और इसलिए उनकी पार्टी ने नारा दे दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और मेरी पार्टी का कोई दूसरा ना बने, मैं ही रहूं, तो देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। जब पिछली बार 2 बार कांग्रेस जीती, डॉक्टर साहब को आगे रखा, लेकिन अधिकार परिवार के पास रहना चाहिए। और इस वक्त जब पूरा बहुमत मिल गया, आपकी 44 सीट रह गई, क्योंकि मेरे राज करने के अधिकार के ऊपर कुठाराघात हुआ है, इसलिए मैं संसद नहीं चलने दूंगा, सरकार नहीं चलने दूंगा। ये वही सोच है कि हमारे अलावा किसी दूसरे को राज ना करें। और पिछले 10 वर्ष की सरकार इसलिए विफल थी कि लोकतंत्र में सबसे अंतिम शब्द प्रधानमंत्री का होता है, आपने दिया नहीं। वो अंतिम शब्द अटल जी का था, वो मोदी जी का था। और इसी कारण से देश की राजनीति को, देश के शासन को बदलने का वो प्रयास कर रहे हैं। अच्छे दिन कब आएंगे? 1.25 साल 16-17 महीने में इस देश में कोई विरोधी खड़ा होकर भ्रष्टाचार की उंगली ना उठा पाए। हम लोग टेलीकॉम की बात करते थे तो स्पेक्ट्रम का 1,76,000 करोड़, कोयले का 1,86,000 करोड़, लोग कहते थे कि ये शायद बहुत ज्यादा कह दिया है। आदरणीय रामलाल जी भी हमारे बीच में है, हमारे तो ये कहा जाता था कि ये बहुत ज्यादा कह दिया गया, शायद ये 1,76,000, 1,86,000 ना हो। तो जब रविशंकर जी ने नीलामी स्पेक्ट्रम की, पीयूष गोयल जी ने कोयले की खानों की, तो पता चला ये 1,76,000 और 1,86,000 करोड़ कम रकम थी। असली में तो पैसा उससे ज्यादा कहीं मिला, कई गुना ज्यादा उससे मिलेगा। और ये पैसा कहां जाएगा? जिन राज्यों से कोयले की खदानें मिली, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, थोड़ा सा महाराष्ट्र का वनवासी क्षेत्र है। और वनवासी क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र माने जाते हैं। 68 साल में उनके लिए बहुत काम नहीं हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। ये सारा उन लोग क्षेत्रों के विकास के लिए जाएगा। और सबसे अच्छा आंकड़ा मुझे मिला, सबसे अच्छा आंकड़ा मिला कि 3 दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम बताओ कि इस देश में व्यवसाय करना किस राज्य में सरल है, विच इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो स्वाभाविक था गुजरात नंबर 1 था। लेकिन पहले 6 राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी थे, जहां देश का सबसे पिछड़ा वर्ग वनवासी क्षेत्र रहता है। यानी वो लोग भी अब प्रगति करना चाहते हैं, इस राय में आ गए। मेरे मित्र नीतीश जी बार बार कहते हैं विकास पे बहस करो, बहस क्या करें? गुजरात मॉडल नंबर 1 पे आया, बिहार 21वें नंबर पे आया। 15 साल लालू जी के और 10 साल नीतीश जी के, 25 साल की सरकार। 25 साल एक टर्म नहीं होती, सरकार का अवधि काल नहीं होता। 25 साल तो राजनीतिक युग बन जाता है। और उस राजनीतिक युग में बिहार 21वें नंबर पे, और बिहार से नीचे कौन से हैं? केवल पूर्व उत्तर के या पहाड़ के साथ, जिनको एक स्वाभाविक तकलीफ है। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट छोड़ दो, बाकी सबसे पीछे। और ये जो महागठबंधन बना है लालू जी और नीतीश जी का, 15 साल एक ने राज किया, 10 साल दूसरे ने राज किया,
और 25 साल राज करने के बाद 21वें नंबर पे बिहार, 1 नंबर पे गुजरात, और फिर कहते हो मेरे डेवलपमेंटल मॉडल के ऊपर बहस कर लो। बहस तो समाप्त हो चुकी है। अर्थव्यवस्था आंकड़ों से बोलती है, बहस से नहीं बोलती। और जो सरकार की रणनीति भी मोदी जी ने बनाई, वो रणनीति भी है कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। आगे बढ़ती है तो रोजगार मिलता है, विकास होता है। विकास के साथ साथ सरकार की जेब में राजस्व आता है। सरकार की जेब में राजस्व आता है तो सरकार उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। इस हालत में अटल जी की सरकार पे आप लोग भाषण देते थे तो कहते थे राष्ट्रीय राजमार्ग की कल्पना अटल जी ने शुरू कर दी। जब गडकरी जी को विभाग मिला तो पहले 17 कॉन्ट्रैक्ट जो देने लगे तो पता चला कोई ठेका लेने वाला नहीं था। हाईवेज पैरालाइज्ड रूप से मिले। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संकट काल में है। वहां से इस देश को दोबारा बनाना आरंभ किया है और उसको दोबारा बनाने के लिए सरकार एक तेजी से निर्णय करे, एक एक विभाग में काम हो, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े और गरीब के लिए रोजगार हो। ये आपने पंच क्रांति जो कही, स्वच्छ भारत प्रिवेंटिव केयर है। और एक स्वच्छता की कल्पना लाना, इससे स्वास्थ्य, इससे टूरिज्म, इससे जीवन शैली, मैंने इससे बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा जो केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं बचा लेकिन देश ने जिसको अपनाया। पिछले सप्ताह मैं केरल गया तो वहां की एक धर्मगुरु है, बहुत बड़ी अम्मा, उन्होंने कहा कि हम 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं कि गंगा जी के साथ साथ हर गांव में, हर घर में शौचालय बने। इसके लिए ये धर्मगुरु थे। स्कूलों में तो हम देख रहे हैं। कल दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे विश्व की बहुराष्ट्रीय है, उसके बोर्ड की मीटिंग थी भारत में। ये वो कंपनी है जो बहुत सारे चीजें बनाती है और बेचती है। उनका शायद अपना आर्थिक हित भी उसी में होगा। तो सफाई से संबंधित डिटॉल, हैंड सैनिटाइजर, ये सारे बनते हैं रैकेट। उसका बोर्ड सारा मुझसे मिला। पूरे दुनिया भर के, विश्व के बाहर के देशों के लोग थे। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा अभियान नहीं देखा, और वो सैकड़ों करोड़ रुपए लगा रहे हैं केवल इसका प्रचार करने में कि ताकि लोगों को समझ में आए कि स्वच्छता के क्या क्या लाभ है। उनका ये भी स्वार्थ है कि शायद ये प्रचार होगा तो उनका सामान बिकेगा, लेकिन एक मास कैंपेन बन जाए। ये जो कौशल क्रांति है, ये क्या है? 125 करोड़ लोग इस देश में हैं। बड़ा उद्योग जो है, बड़ी इंडस्ट्री है, वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी को समझ में ना आए। 55% लोग खेती में हैं। खेती की जो आमदनी है, पूरी राष्ट्रीय आय का हिस्सा केवल 15%। अब 55% लोग 15% आमदनी पे जीवित है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति खराब है। इसका हल क्या है? इसका हल बड़ा स्पष्ट है कि इस 55% की संख्या को कम करो और गांव में रहने वाला एक व्यक्ति खेती करे, उसके परिवार के दूसरे लोगों को रोजगार मिले। रोजगार के लिए आपको उत्पादन क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा, सर्विसेज में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको उद्योग खड़े करने पड़ेंगे।
आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो पूरे विश्व में तेल के दाम घटे और सरकारी खजाने पे थोड़ा बोझ कम हुआ, तो हमने वो पैसा निकालकर पूरा कृषि को बढ़ाने के लिए सिंचाई में लगा दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। अधिक से अधिक पैसा सिंचाई में लगाओगे तो किसान का कल्याण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओगे तो नागरिक को सुविधा मिलेगी और उससे देश का उत्पादक क्षेत्र बढ़ेगा। अब दो योजनाएं उस दृष्टि से, एक रूडी जी का विभाग कि लोगों के अंदर अपनी क्षमता पैदा करो, स्किल पैदा करो, कौशल्य पैदा करो। इस देश में लाखों करोड़ों की संख्या में गाड़ियों के ड्राइवर हों, प्लम्बर हों, बिजली का काम करने वाले हों, हर तरीके से लोग स्वयं काम कर पाए, लेकिन काम के लिए पूंजी चाहिए। और 25 तारीख से जो कार्यक्रम तो चल रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन पार्टी जिसमें साथ देगी, दीनदयाल जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जी के जन्मदिन तक 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और छोटा है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कोई रेड़ी लगाता है, छोटी सी दुकान करता है, अपने घर के पास कारखाना शुरू कर लेता है, बड़ा उद्योग तो देता है 2 करोड़ रोजगार, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है इस वक्त 11 करोड़ रोजगार। इसकी ताकत को बढ़ा दो, रूडी जी उनको ट्रेन करें, बैंक उनको आर्थिक सहायता दे और करोड़ों की संख्या में लोग अपनी आर्थिक गतिविधि स्वयं शुरू करें। ये जो कौशल्य की योजना है, ये उसके साथ चलती है और इस सारी योजनाओं के आधार पर हम शासन को आगे बढ़ाने, डिजिटल इंडिया, अब इसकी कितनी क्षमता है, इसकी क्षमता की कल्पना हम नहीं कर सकते। और आने वाला युग डिजिटल युग रहने वाला है, उसको कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं पाया, रोकना भी नहीं चाहिए। नोबडी कैन डिफाई टेक्नोलॉजी। और इन सब क्षेत्रों से लेकर शासन आगे चले। कांग्रेस की रणनीति क्या है कि संसद में हम शोर मचाएं, संसद न चलने दे और जिन अच्छे कामों के लिए कानून बनना है वो कानून न बनने दे। कानून क्या है कि आज कोई भी व्यक्ति सामान बनाता है, व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, तो 25 स्थानों पर उसको परेशानी आती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाता है तो ट्रक खड़े रहते हैं, हर राज्य का टैक्स देता है, हर स्टेज पे टैक्स देता है। इसको हटाकर देश में एक स्थान पर टैक्स करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि देश के नागरिक और व्यवसायी, व्यापारी और छोटे व्यापारी जिनको परेशानी आती है कि कांग्रेस के नेतृत्व को जाकर समझाएं, देश को रोकने का तुम्हें अधिकार नहीं है। संसद में संख्या भी हमारे साथ है, कोई दल उनके साथ नहीं खड़ा, संसद चलने नहीं देंगे। ये एक परिस्थिति पैदा की और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चुनावों में इनकी हालत हुई है, अब दिल्ली में हम जब से आजादी हुई, जंक्शन के जमाने से कांग्रेस को अपना विरोधी मानते थे। पहली बार दिल्ली के चुनाव में हमें लगा यार कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई, थोड़ा ज्यादा वोट ले लेती तो हमारी भी सीटें बढ़ जाती। कई अन्य प्रांतों में भी ये होने वाला है। अभी ये महागठबंधन की मीटिंग जो रैली की इन्होंने, तो कांग्रेस की ये स्थिति थी कि जेडीयू और आरजेडी के नेता बाद में बोले
कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा को पहले जो वार्म अप स्पीकर्स होते हैं ना, कि सभा जमाओ फिर बाद में मुझे लगता है, तो वो वार्म अप स्पीकर का एक दर्जा दिया हुआ था, सभा जमाने वाला, ताकि बाद में बड़े नेता बोलेंगे। मेजर सीट तो वो दोनों ले गए, और कुछ प्रचुर में लूज चेंज जिसको कहते हैं, वो कांग्रेस का है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पंजाब की भी स्थिति ऐसी बन रही है कि तीसरे नंबर पे ही ना पहुंच जाए, जो 1.5 साल बाद चुनाव है। अब इसमें पार्टी, संगठन, युवा बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार के ये सारे कार्यक्रम और संगठन के सारे कार्यक्रम ये जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता में बीच में ले जाना केवल 2 तरीके हैं, एक है कार्यकर्ता और दूसरा है मीडिया। अब मीडिया का अपना चरण चल रहा है, उसका अपना एक स्वभाव है। वो एक विषय लेकर सारा दिन उनको लगता है कि एक ही चीज देश में हो रही है, खुद ही एजेंडा बनाना और उसी एजेंडा पे टिप्पणियां लेना। लेकिन उसके साथ कैसे जीना है, ये जीने का तरीका राजनीतिक लोगों को आ गया। जो असली एजेंडा है देश का, उस असली एजेंडा को जनता के बीच में ले जाना, ये कार्यकर्ता का काम है और युवा का काम है। और इसका प्रमाण तब पता चलता है जब चुनावों के परिणाम आते हैं। देश भर में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कितना प्रचार किया वसुंधरा जी के और शिवराज जी के खिलाफ, एक तरफा जीत हुई। दिल्ली में छात्र संघ का चुनाव हुआ, एक तरफा जीत हुई। वामपंथियों के गढ़ में जाकर भी हमने अपना झंडा गाड़ा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। बैंगलोर में हम जीत गए, जनता ने हमें चुना, धोखाधड़ी से मेयर उनका बना, लेकिन वो धोखाधड़ी लंबी चलेगी नहीं। और इसलिए ये जो आपने पूरा अभियान चलाया है, आज का शुभ दिन जो मोदी जी का जन्मदिवस है, उसका प्रयोग कर कर मुझे लगता है कि वो स्वयं जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन सरकार को और संगठन को बल देना, ये सबसे अच्छा तरीका अनुराग जी ने चुना है उनका जन्मदिन मनाने के लिए। और इसके साथ साथ युवाओं की पूरी फौज, अनुराग जी बिहार के चुनाव में भी लगे, और जो एक विजय यात्रा आरंभ हुई थी बिहार में भी हम लोग उसको पूरा करें। मैं एक बार फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा, अनुराग जी और उनके सभी सहयोगियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये आपका अभियान अति सफल रहेगा, इसकी बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।